हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। आज है 9 अप्रैल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 9 अप्रैल से रिलेटेड करंट अफेयर्स को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो साथियों, आप इस लेक्चर के साथ एंड तक बने रहें जिससे इसका पूरा फ़ायदा आपको मिल सके। इसके अलावा अगर आपने स्टडीकर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। एक और महत्वपूर्ण सूचना है, अगर आप हमें खबरी ऐप पर भी फॉलो करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके आप हमसे खबरी ऐप पर भी जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा आप। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की किस पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर का 88 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो उनका नाम है चंद्रा नायडू। फ्रेंड्स, इनके बारे में हम पूरी डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में भारत की प्रथम महिला क्रिकेट कमेंटेटर चंद्रा नायडू का 88 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। उन्होंने नेशनल चैंपियंस बॉम्बे और एमसीसी की टीमों के बीच इंदौर में वर्ष 1977 में खेले गए क्रिकेट मैच में पहली बार कमेंट्री की थी। यानी चंद्रा नायडू ने सबसे पहले कमेंट्री किस वर्ष में की थी? तो 1977 में की थी। और किसके किसके बीच मैच हुआ था यह? तो नेशनल चैंपियंस बॉम्बे और एमसीसी के बीच एक मैच हुआ था इंदौर में, और उस मैच में इन्होंने पहली बार कमेंट्री की थी। बात करते हैं चंद्रा नायडू की, तो वर्ष 1982 में लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान पर भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए स्वर्ण जयंती टेस्ट मैच की गवाह भी बनी थी। मतलब जो 1982 में लॉर्ड्स क्रिकेट के मैदान पर जो भारत और इंग्लैंड के बीच स्वर्ण जयंती टेस्ट मैच खेला गया था, उसमें इन्होंने कमेंट्री की थी। फ्रेंड्स, जो चंद्रा नायडू हैं वो भारत के पहले कप्तान कर्नल सीके नायडू की बेटी थी। फ्रेंड्स, इनका निधन कहाँ हुआ है? तो इनका निधन हुआ है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किसे वर्ष 2020 का घनश्याम दास बिरला वैज्ञानिक शोध पुरस्कार मिला है? तो नाम है इनका सुमन चक्रवर्ती को। हाल ही में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 2020 का घनश्याम दास बिरला वैज्ञानिक पुरस्कार प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को दिए जाने की घोषणा की गई है। मतलब घनश्याम दास बिरला वैज्ञानिक पुरस्कार किस फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। 2020 का घनश्याम दास बिरला वैज्ञानिक पुरस्कार किसे दिया गया है? प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को। प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती ने इंजीनियरिंग विभाग और सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं के लिए तकनीकियों के विकास में इसके इस्तेमाल के लिए उत्कृष्ट योगदान दिया है। फ्रेंड्स, बात करते हैं यहाँ पर घनश्याम दास बिरला पुरस्कार के बारे में। तो इसकी शुरुआत 1991 से की गई थी। इस पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है और यह पुरस्कार हर साल भारत में काम कर रहे 50 वर्ष या उससे कम आयु के भारतीय वैज्ञानिकों के उल्लेखनीय वैज्ञानिक कार्य को मान्यता देने के उद्देश्य से किया जाता है। मतलब ये भारतीय वैज्ञानिकों को दिया जाने वाला पुरस्कार है जिनकी आयु 50 वर्ष है या 50 वर्ष से कम है। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, आने वाले एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, तो इसमें आप स्टार लगा लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोक्यो ओलंपिक 2021 से हटने वाला पहला देश निम्न में से कौन बन गया है? तो टोक्यो ओलंपिक 2021 से हटने वाला पहला देश बन गया है उत्तर कोरिया। फ्रेंड्स, हाल ही में उत्तर कोरिया ने यह निर्णय लिया है कि वह टोक्यो ओलंपिक 2021 में भाग नहीं लेगा। इसका कारण उसने कोरोना महामारी को बताया है। उत्तर कोरिया के खेल मंत्रालय की एक वेबसाइट में कहा गया है कि 25 मार्च को राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक के दौरान यह फैसला लिया गया है। बात करते हैं ओलंपिक खेलों की। प्राचीन काल में यह ग्रीस यानी यूनान, ग्रीस को हम यूनान भी बोलते हैं, यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में आयोजित किया गया था। मतलब जो ओलंपिक खेल हैं ये प्राचीन काल में ग्रीस यानी यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में खेला गया था। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि जो ओलंपिक शब्द है, ये ओलंपिक शब्द किससे बना है? तो ओलंपिक शब्द बना है ओलंपिया पर्वत से। पहली बार जो ओलंपिक खेल हुए थे वो ओलंपिया पर्वत पर हुए थे, इसलिए इस पूरे खेल का नाम क्या कर दिया गया? ओलंपिक गेम। ठीक है। बात करते हैं पिछला जो ओलंपिक हुआ था वो हुआ था रियो डी जेनेरो, ब्राजील की राजधानी है रियो डी जेनेरो,
तो वहाँ पर ओलंपिक हुए थे, यानी रियो ओलंपिक हुए थे 2016 में। उसमें भारत ने एक रजत पदक जीता था और वो रजत पदक जीता था बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने, और एक कांस्य पदक जीता था कुश्ती में साक्षी मलिक ने। फ्रेंड्स, आने वाले मतलब 2024 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होंगे वो होंगे फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अभी कहाँ 2016 में कहाँ हुए थे? रियो में हुए थे। 2020 में होने थे कहाँ? जापान की राजधानी टोक्यो में, लेकिन वो पोस्टपोन हुए कोविड के कारण। अब वो हो रहे हैं कब? 2021 में हो रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट कब होंगे? 2024 में होंगे। तो वो 24 में कहाँ होने वाले हैं? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तो ये आप 2-3 जो पॉइंट हैं ये भी आप नोट डाउन कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किस ऑर्गेनाइजेशन ने मिसाइल सिस्टम के उत्पादन में निजी क्षेत्र की कंपनियों को भागीदार बनाने की अनुमति दी है? तो ये अनुमति दी है डीआरडीओ ने। हाल ही में डीआरडीओ को हम बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है, डीआरडीओ का फुल फॉर्म सुन लीजिएगा पहले नंबर, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं इसका फुल फॉर्म? ध्यान से सुनिएगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने यह घोषणा की है कि अब निजी क्षेत्र की कंपनियों को मिसाइल प्रणालियों के विकास और उत्पादन के लिए साथ में काम करने की अनुमति दे दी गई है। मतलब डीआरडीओ अब क्या काम करेगा कि निजी कंपनियों के साथ भी मिसाइल प्रणाली का विकास कर सकेगा। यह घोषणा विकास और उत्पादन भागीदार कार्यक्रम के तहत की गई है। फ्रेंड्स, अब हम डीआरडीओ के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। डीआरडीओ का गठन 1958 में हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, जिसे डीआरडीओ भवन कहा जाता है। इसमें कुल कर्मचारी काम करते हैं 30,000 के लगभग, और इसमें लगभग 5,000 साइंटिस्ट हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर कौन है? तो राजनाथ सिंह है रक्षा मंत्री। जो रक्षा मंत्री होते हैं उसी के अंतर्गत आता है ये जो संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर के अंतर्गत आता है। और वर्तमान में डिफेंस मिनिस्टर कौन है? हमारे राजनाथ सिंह हैं। और होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। पीएम कौन है? नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष है जी सतीश रेड्डी, जो है वो डीआरडीओ के अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इसकी जो मदर एजेंसी है वो कौन है? रक्षा मंत्रालय। डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो इसकी मदर एजेंसी है। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये भी। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, जिसे हम बोलते हैं डीपीसीसी, ने यमुना को प्रदूषित करने हेतु औद्योगिक इकाइयों में लगे 13 ट्रीटमेंट प्लांट पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? मतलब जो यमुना नदी के बगल में जो 13 ट्रीटमेंट प्लांट लगे थे, उन पर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये जुर्माना लगाया है 12.5 करोड़ रुपए का। फ्रेंड्स, इसकी पूरी जानकारी देख लेते हैं। यमुना को प्रदूषित करने के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने औद्योगिक इकाइयों में लगे 13 ट्रीटमेंट प्लांट पर 12.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यानी यमुना नदी में के पास जो 13 ट्रीटमेंट प्लांट लगे थे, उस पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया गया है? 12.5 करोड़ रुपए का। ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है। दिल्ली सरकार ने जांच में पाया है कि कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट ठीक तरह से काम नहीं कर रहे थे। इसकी वजह से यमुना में बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैल रहा था। ठीक है, जब दिल्ली सरकार ने यह मतलब एक प्लान बनाया और प्लान के तहत जांच की कि ये जो ट्रीटमेंट प्लांट हैं ये क्या यमुना नदी को प्रदूषित तो नहीं कर रहे हैं, तो उसमें पाया गया कि हाँ, ये 13 ट्रीटमेंट प्लांट जो है ये अपने मानकों का जो स्टैंडर्ड बनाए गए हैं उनका पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए उनको क्या कर दिया गया है? उन पर कुछ जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना आपको याद रखना है 12.5 करोड़ रुपए का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्न में से किस देश ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर भारत से आने वाले यात्रियों पर 11 अप्रैल से 28 अप्रैल तक अस्थायी रोक लगा दी है? तो ऐसा करने वाला देश बना है हाल ही में न्यूजीलैंड। फ्रेंड्स, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री, जिनका नाम है जेसिंडा अर्डन, ध्यान रखना है इनका नाम, जेसिंडा अर्डन ने 11 से 28 अप्रैल तक भारत से आने वाले सभी यात्रियों की एंट्री पर अस्थायी रोक
लगा दी है। इसके अतिरिक्त आर्डर ने अपने देश के नागरिकों को भी भारत से वापस आने पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। मतलब अब न्यूजीलैंड से ना तो कोई भारत आ सकेगा और ना ही भारत से कोई न्यूजीलैंड पहुंच सकेगा। ठीक है, ये निर्णय लिया गया है। बात करते हैं हम न्यूजीलैंड की। तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। ध्यान रखिएगा, न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन है। और सबसे बड़ा नगर है ऑकलैंड। सबसे बड़ा नगर कौन सा है? ऑकलैंड। प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा आर्डन। ध्यान रखिएगा कि न्यूजीलैंड की पहली महिला जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? जेसिंडा आर्डन है। ठीक है, न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो यह प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पास एक स्थित देश है जो कि 2 बड़े द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फुटबॉल को संचालित करने वाली संस्था फीफा ने निम्न में से किस देश के फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है? तो फ्रेंड्स, सस्पेंड होने का काम जो है वो पाकिस्तान के साथ बहुत अधिक होता है, तो पाकिस्तान को सस्पेंड कर दिया गया है। किसने सस्पेंड किया है? फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था है जो फुटबॉल को रेगुलेट करती है इस पूरी दुनिया में, तो वो संस्था है फीफा। और फीफा ने जो पाकिस्तान का जो फुटबॉल की संस्था थी उसको उसने सस्पेंड कर दिया है। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि उन्होंने यह फैसला तीसरे वर्ग के दखल के कारण लिया है। मतलब जो फीफा और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन है, ये 2 पार्टी हैं, लेकिन इसमें तीसरी पार्टी भी कोई हिस्सा ले रही थी जो इसमें इंटरफेयर कर रही थी। तो इसके कारण फीफा ने यह निर्णय लिया है कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया जाए। ठीक है, और इसके अलावा उन्होंने एक देश के साथ और ऐसा काम किया है। अफ्रीका का एक देश है जिसे बोलते हैं चाड, तो उस चाड देश के साथ भी उन्होंने यही काम किया है कि इसमें तीसरी पार्टी काम करने लगी थी, जिसके कारण उन्होंने इसको सस्पेंड करने का काम कर दिया है। बात करते हैं पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को तीसरे पक्ष की दखलंदाजी की वजह से 4 साल में दूसरी बार सस्पेंड किया गया है। मतलब फीफा और जो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन है, इसके बीच एक तीसरी पार्टी कोई काम कर रही है जो उनके नियम को बाध्य कर रही है। इसके कारण फीफा ने 4 साल में अभी दूसरी बार इसको सस्पेंड किया है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं, फीफा की बात कर लेते हैं कुछ। तो फीफा के बारे में हम जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ध्यान से सुनिएगा, फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, जिसे हम कॉमन नाम जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? फीफा के नाम से जानते हैं। यह फुटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण निकाय है। मतलब पूरे देशों में फुटबॉल को रेगुलेट कौन करता है, कंट्रोल कौन करता है? तो ये कंट्रोल करता है फीफा, कंट्रोल करता है। बात करते हैं इसके मुख्यालय की। तो मुख्यालय पूछा जाता है, एमपीपीएससी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, यानी फीफा का मुख्यालय कहाँ है? तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। ज्यूरिख एक स्थान है जो कि स्विट्जरलैंड में है, तो वहाँ पर फीफा का मुख्यालय है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। क्या है? ध्यान से सुनिएगा इनका नाम, गियानी इन्फेंटिनो जो है वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष हैं। फीफा फुटबॉल के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के संगठन और आयोजन, जिसमें सबसे उल्लेखनीय फीफा विश्व कप होता है। मतलब फीफा के द्वारा जो सबसे विश्वसनीय जो आयोजन किया जाता है वो किया जाता है फीफा वर्ल्ड कप। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप, जो कि फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन 1930 से करवा रहा है। कौन? फीफा। फीफा के अंतर्गत 211 सदस्य संघ हैं, जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों से 18 अधिक हैं। मतलब संयुक्त राष्ट्र में 193 जो सदस्य हैं, उनसे 18 सदस्य अधिक हैं। किसके पास? फीफा के पास। हालांकि यह संख्या इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन के 4 सदस्य कम है। ठीक है, यानी इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स से 4 संख्या कम है। मतलब इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन में 116 सदस्य हैं, 115 सदस्य हैं, 215 सदस्य हैं। और फीफा में कितने सदस्य हैं? 211 सदस्य हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से सामान्य वर्ग के जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए पुरुष उम्मीदवारों के लिए 5 वर्ष और महिला उम्मीदवारों के लिए 10 वर्ष की छूट देने की घोषणा की है? तो वह राज्य सरकार है राजस्थान। राजस्थान की सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए राज्य की सरकारी सेवाओं में आयु सीमा में बड़ी राहत दी है।
सरकार ने आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों की तर्ज पर आर्थिक रूप से पिछड़े हुए पुरुष अभ्यर्थियों को सरकारी सेवाओं में नौकरी के लिए अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट, और जबकि इस श्रेणी में आने वाली महिला अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्ष की छूट दी गई है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला है। बात करते हैं कि वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। और गवर्नर की बात करें तो गवर्नर कौन है, कलराज मिश्र। ध्यान रखिएगा, राजस्थान के गवर्नर कौन है, कलराज मिश्र हैं। जयपुर है यहाँ की राजधानी। और ये घोषणा अशोक गहलोत ने 2021-22 के बजट को प्रस्तुत करते समय की है। फ्रेंड्स, ये लेक्चर आपको कैसा लगा ये आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।